हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन 8 सितंबर की अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूएस सैंक्शंस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफिशियल्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग वॉर क्राइम्स इन अफगानिस्तान। तो अभी क्या है, यूएस ने क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो ऑफिशियल्स हैं उन पे कुछ सैंक्शन लगाया है कि जो अफगानिस्तान में जो वॉर क्राइम हुआ है उन पे जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है तो कहीं ना कहीं उनकी इन्वेस्टिगेशन इतनी एफिशिएंट नहीं रही है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या है, जो नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट पहुंच सकता है। तो यही इसने क्या किया, सैंक्शन लगाया। तो ज़रा पढ़ते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। देखो, क्लेम किया है कि जो आईसीसी के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनकी वजह से, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन की वजह से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंच सकता है। तो इसी वजह से जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं यूएसए के, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को इशू किया था जून 2020 में, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो इस तरह के जो आईसीसी के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्रिमिनलाइज करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यूएन के अकॉर्डिंग वॉर क्राइम क्या होता है, कुछ अगर आप इंटरनेशनल ह्यूमन लॉज को अगर वायलेट कर रहे हो, कमिटेड अगेंस्ट सिविलियंस और एनिमी कॉम्बैटेंट्स ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल और डोमेस्टिक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, मतलब इंटरनेशनल या डोमेस्टिक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के वक्त अगर कोई भी इंटरनेशनल ह्यूमन लॉ को वायलेट करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉर क्राइम बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है जो आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, अफगानिस्तान उसका मेंबर है, तो इसलिए जो आईसीसी जो भी इंस्ट्रक्शन देता है वो उसे वहाँ पे फॉलो करनी होती है। ठीक है, जो भी अगर क्राइम्स वहाँ पे हो रहे हैं अफगानिस्तान में तो आईसीसी वहाँ पे क्या करता है, अपनी जो डायरेक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस है वो इशू करता है। जब हम देख लेते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या डिफरेंस होता है, तो कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर प्रीलिम्स भी, एज पर मेंस पर्सपेक्टिव भी। तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए मेनली इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स को डील किया जाता है। मेनली जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं जैसे जीनोसाइड का, ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स या क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, इन्हें डील किया जाता है। जबकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये मेनली लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, उन्हें सेटल करता है, जैसे सॉवरेनिटी से रिलेटेड, बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स, ट्रेड, नेचुरल रिसोर्सेज, तो इन सब से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो आईसीजी क्या है, सेटल करता है। अब इसमें कौन कौन सी पार्टीज हैं, इनमें जो आईसीसी के जो 123 कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए इंडिया और यूएसए इसका मेंबर नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इधर क्या है, जो यूएन का मेंबर है या आईसीजी के मेंबर है वो दोनों इसके मेंबर्स हो सकते हैं, और इंडिया इसका मेंबर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑथराइज्ड स्टेटू, देखो स्टेटू क्या होता है, कौन सा लॉ वो यूज़ करते हैं। जो आईसीसी है वो मेनली जो रोम लॉ है उसे फॉलो करती है, जबकि आईसीजी क्या है, वो आईसीजे लॉ ही फॉलो करती है। इसके अंदर क्या 18 जजेस होते हैं जिनका टर्म 9 ईयर का टर्म्स होते हैं और वो री इलेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, इसमें क्या है 15 जजेस होते हैं, इनका भी 9 ईयर का टर्म्स होते हैं, लेकिन क्या ये री इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन क्या है, मेनली इसमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल चार्जेस होते हैं उन्हें क्या करते हैं, प्रोसिक्यूट किया जाता है। यहाँ पे दो तरह के जुरिस्डिक्शन होते हैं, कॉन्टेंटिन्यूस जुरिस्डिक्शन या फिर एडवाइजरी ओपिनियन। कॉन्टेंटिन्यूस मतलब कोई भी डिस्प्यूटेबल जुरिस्डिक्शन है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, सपोज करो जैसे अभी आपको पता है जो कुलभूषण यादव का केस है वो आईसीजी में चल रहा है। ठीक है, तो और एडवाइजरी ओपिनियन है वो इसमें डील करता है। अपील क्या है, देखो अगर आईसीसी ने कोई भी अगर आपने डिसीजन दिया है तो उसे अपील कर सकते हो, अपील चैम्बर के द्वारा उसे सुना जाता है, जबकि आईसीजी में कोई भी अपील का प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट प्लान्स टू रिवाइव डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस फॉर बिग इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग। तो अभी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो डेवलपमेंट बैंक है, जैसे पहले था मतलब लिबरलाइजेशन आने से पहले 1991 से पहले डेवलपमेंट बैंक होता था, उसी तरह के गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इसे द्वारा रिवाइव किया जाए, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग जो मेनली लार्ज टर्म के लिए दी जाती है और लार्ज अमाउंट में दी जाती है तो वो दी जाए। ठीक है, देखो आपको पता है डेवलपमेंट बैंक क्या सब इंस्टीट्यूशन होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जाता है, ताकि हम क्या कर सकें, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी फाइनेंस है वो प्रोवाइड कर सकें टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, डिफरेंट सेक्टर्स को हम क्या कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी फाइनेंस है या फंडिंग है वो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो 1991 से पहले क्या था, हमारा डेवलपमेंट बैंक था, आपको पता होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था, आईएफसीआई। ठीक है, तो 1993 में पर इसे क्या था, एक पब्लिक एंटिटी में क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। ठीक है, तो डेवलपमेंट बैंक का जो स्टेटस था वो इससे हटा लिया गया था। तो बस यही है, गवर्नमेंट अभी द्वारा सोच रही है कि इसे रिवाइव किया जाए। तो पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में क्या हुआ था, मैंने आपको पता था, जो गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट बैंक्स थे उन्हें उनका जो सपोर्ट था, गवर्नमेंट का सपोर्ट था, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गया था फिजिकल रीजंस की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पता है 1991 के बाद क्या है, हमारा मतलब कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था जब हमें आईएमएफ ने हेल्प किया था, तो फिजिकल रीजंस की वजह से गवर्नमेंट की जो सपोर्ट थी इसने क्या क्या कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुई थी। ठीक है, अब क्या गवर्नमेंट लेकिन अब प्लान कर रही है कि इसे रिवाइव किया जाए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का। क्यों, क्योंकि अभी क्या है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग तो अभी भी हो रही है, अब क्या डेवलपमेंट बैंक नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कर रहे हैं, हमारे बैंक्स कर रहे हैं। अब क्या उनकी उसकी वजह से क्या है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं बैंकिंग सेक्टर का वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो इसको एड्रेस करने के लिए क्या गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो डेवलपमेंट
डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है उन्हें रिवाइव करा जाए, जो डोमिनेट करते हैं मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को, ठीक है। अब प्रपोज जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो क्या करेगा, सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को क्या करेगा, फाइनेंस करेगा, जो भी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंडर है, ठीक है। आपको पता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंडर हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करना है, क्रिएट करना है, और इसके अंदर हम आई थिंक 5000 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ पे हमने खर्च भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट दो ऑप्शन सोच रही है कि हम किस तरह से इन्हें रिवाइव कर सकते हैं। पहला तो ऑप्शन ये सोच रही है कि पूरा का पूरा जो DFI है वो गवर्नमेंट खुद ही प्रमोट कर रही है। दूसरा वो सोच रही है कि प्राइवेट सेक्टर को इसका करेक्टर देना चाहिए, मतलब कि इस तरह से कि 49% जो शेयर है वो तो गवर्नमेंट के हो, बाकी 51% के प्राइवेट सेक्टर के, मतलब कि जिस तरह प्राइवेटाइजेशन के अकॉर्डिंग सोच रही है, ठीक है। अगर तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पूरा गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड किया जाता है तो उसमें फंड रेज करना बहुत ईजी होएगा, लेकिन जो कंसर्न है स्क्रूटनी का, मतलब इन्वेस्टिगेशन का, जैसे CBI, CVC का या कैग का, उसमें कहीं ना कहीं कंसर्न है। और अगर जो डेवलपमेंट फंडिंग इंस्टीट्यूशन को अगर हम प्राइवेट सेक्टर का करेक्टर देते हैं, प्राइवेटाइजेशन का करेक्टर देते हैं, तो उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करना बहुत इजी है, उसमें बिना डर क्या कर सकते हो, मतलब कि चेकिंग कर सकते हो। अगर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्राइवेट सेक्टर करेक्टर को देते हैं तो उसमें क्या है, बस ये है कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उस प्राइवेट सेक्टर पे ट्रस्ट करना होगा एंड एक्सटेंड सच बेनिफिट्स टू इंस्टीट्यूशन एज इट वुड नॉर्मली टू अ स्टेट ओन DFI, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल। तो गाइस अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे नरेंद्र मोदी जी का पेज लाइक कर रखा है तो आपने पढ़ा होगा, उन्होंने स्टेटस डाला हुआ था कि DRDO ने सक्सेसफुली अभी फ्लाइट टेस्ट किया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल का। देखो वही बात है, सबसे पहले फ्लाइट टेस्ट किया DRDO ने, ठीक है। देखो इसको क्या है, इसमें मेनली स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। देखो 3 तरह की टेक्नोलॉजी होती है, एक टर्बोजेट होती है, एक रैमजेट होती है, एक स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। तो टर्बोजेट टेक्नोलॉजी होती है उसमें क्या होता है, मेनली टर्बाइंस प्रेजेंट होते हैं, जबकि रैमजेट में टर्बाइंस प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, उनका भी अलग क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। तो अभी क्या है, इंडिया अगर स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या है, इंडिया 4th कंट्री बन चुका है आफ्टर USA, रशिया एंड चाइना, जिसने इस तरह की टेक्नोलॉजी को क्या किया, डेवलप किया। देखो HSTDA दैट इज़ द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, ये क्या है, ये अनमैन्ड स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट है। देखो आप समझ गए होंगे अनमैन्ड क्या है, मतलब कि कोई इसमें मैन नहीं है। स्क्रैमजेट क्या है, मतलब स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है। तो इस तरह का एयरक्राफ्ट है जो हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट में काम करता है। देखो हाइपरसोनिक स्पीड क्या होता है, देखो काइंड ऑफ स्पीड्स होती हैं, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक। तो हाइपरसोनिक स्पीड मतलब क्या होती है, जब उस फ्लाइट की स्पीड, एयरक्राफ्ट की स्पीड जो स्पीड ऑफ साउंड से 5 टाइम्स होती है, मतलब कि मैक 5 होती है, तो उस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल इज एन अनमैन्ड स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट फॉर हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट। और हाइपरसोनिक फ्लाइट का मतलब क्या होता है, जब उस एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी हो, ग्रेटर देन 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज द मैक 5, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि टर्बोजेट होता है, रैमजेट होता है, स्क्रैमजेट होता है। तो इन्होंने बोला रैमजेट क्या होता है, एक तरह का जेट इंजन की कैटेगरी होती है, जिसे हम एयर ब्रीदिंग इंजन भी बोलते हैं। जो रैमजेट इंजन में क्या होता है, टर्बाइंस नहीं होते, ठीक है। जैसे टर्बोजेट इंजन में मेनली टर्बाइंस होते हैं, उस तरह रैमजेट इंजन में टर्बाइंस नहीं होती है। ये करता है मेनली क्या है, एयर को क्या करता है, इनटेक करता है, मतलब कि एयर जो है अपने आप को कंप्रेस करती है, तो इसके कंप्रेसर में क्या एयर चली जाती है, तो वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या है, जो एयर व्हीकल की क्या स्पीड बनती है। मोस्टली जो मिसाइल्स होती हैं वो रैमजेट टेक्नोलॉजी ही यूज़ करती है। लेकिन क्या है, रैमजेट टेक्नोलॉजी का एक ड्रॉबैक है कि मैच 3 तक, मतलब कि जब तक उसकी स्पीड सुपरसोनिक स्पीड्स तक तो वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, एफिशिएंट होती है। लेकिन अगर हाइपरसोनिक स्पीड्स पे क्या है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप होने लगती है। लेकिन स्क्रैमजेट इंजन के साथ यही एक मतलब कि इम्प्रूवमेंट है कि उसमें क्या है कि ये हाइपरसोनिक स्पीड्स पे बहुत एफिशिएंटली ऑपरेट करती है और सुपरसोनिक कंबशन को भी अलाउ करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक कंबशन इंजन, रैमजेट या फिर स्क्रैमजेट भी बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप गाइज अब आपको समझ में आएगा कि रैमजेट और स्क्रैमजेट में क्या मतलब कि डिफरेंस है। रैमजेट यही है कि सुपरसोनिक स्पीड तक बहुत एफिशिएंटली ऑपरेट करता है, लेकिन अगर हमें हाइपरसोनिक स्पीड चाहिए, ज़्यादा स्पीड चाहिए, तो वहाँ पे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप होने लगती है। जबकि स्क्रैमजेट इंजन में क्या होता है, वो हाइपरसोनिक स्पीड पे भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, इसलिए उसे स्क्रैमजेट भी बोलते हैं। बेनिफिट्स क्या है, ऑफकोर्स क्या है, हम इसे लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स में काम कर सकते हैं फ्यूचर में, और टेक्नोलॉजी का मल्टीपल सिविलियन एप्लीकेशंस में हम काम कर सकते हैं, लाइक और भी हम सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं एट लो कॉस्ट, ठीक है। तो यही इसका बेनिफिट है, तो हमने पढ़ लिया इसके बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं। RBI ने अभी एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है, केवी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसने रिकमेंड किया है कि
26 सेक्टर्स को हम किस तरह से रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। देखो गाइस, अभी क्या कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और कुछ ऐसे सेक्टर्स में जिस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसी को क्या करेंगे, उस सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और हम उन्हें रिस्ट्रक्चर करेंगे। यार हम किस तरह से उनकी जो परफॉर्मेंस है उन्हें क्या कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं या उनकी परफॉर्मेंस को हम अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है। देखो केवी कमत कमेटी को लास्ट मंथ क्या फॉर्म किया गया, ये मेनली रिकमेंड करेगी कि किस फाइनेंशियल पैरामीटर्स को हम मतलब कि काम कर सकते हैं, कि जिस हिसाब से हमें क्या कर सकते हैं, हम उन जो सेक्टर्स हैं उन्हें रिवाइव कर सकते हैं। तो यही है, केवी कमत कमेटी वाज फॉर्म्ड लास्ट मंथ टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन द रिक्वायर्ड फाइनेंशियल पैरामीटर टू बी फैक्टर्ड इन द रिजोल्यूशन प्लान्स अंडर रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस along with sector specified benchmark ranges for such parameters। ठीक है, तो गाइस बात इसमें वही है जो मैंने आपको समझाई है। देखो मेनली जो सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस झेल रहे हैं, वो मेनली पावर सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, आयरन एंड स्टील सेक्टर, रोड्स का सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो आइटम्स प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, एविएशन सेक्टर, लॉजिस्टिक्स और माइनिंग। ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया इस कमेटी ने। सेक्टर्स को किस हिसाब से आइडेंटिफाई किया, कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे आइडेंटिफाई किया। जैसे लेवरेज का मतलब क्या है, उस सेक्टर की कितनी बोरिंग्स है, मतलब कि कितनी ज़्यादा उसकी बोरिंग्स है एज कम्पेयर टू इट्स इक्विटी। लिक्विडिटी कितनी है, मतलब कि उसमें कितनी मतलब कि लिक्विडिटी है, मतलब है भी या नहीं है इतना पैसा उसके बाद। डेप्ट सर्विसिबिलिटी, मतलब कि अगर उसने जो डेप्ट लिया हुआ है वो उसको क्या चुकाने में इतनी मतलब कि समर्थ है। तो इन सब चीज़ों को क्या करा है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स को चेक करके क्या कमेटी ने इन सेक्टर्स को क्या किया, आइडेंटिफाई किया है। कमेटी ने क्या सुजेस्ट किया, देखो कमेटी ने यही सुजेस्ट किया कि हमें क्या करना है, जो अकाउंट्स माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर स्ट्रेस, तो ये सब आप समझ गए होंगे। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही मतलब कि कम स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, कुछ बहुत मतलब मीडियम मॉडरेट स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। तो ऐसे सेक्टर्स को हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी हमने आइडेंटिफाई करना है और कुछ रिफॉर्म्स काम करने हैं, ताकि हम क्या कर सकें, क्विकली उन्हें क्या कर सकें, टर्न अराउंड कर सकें, मतलब कि उन्हें रिवाइव कर सकें, सिंप्लीफाइड रिस्ट्रक्चर करना है। देखो अगर जो सेक्टर्स माइल्ड या फिर मॉडरेट स्ट्रेस फेस करें तो वहाँ तो आपने सिंप्लीफाइड वे में रिस्ट्रक्चर करो। बाकी जो सेक्टर्स ऐसे हैं जो सीवियर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, तो उस सेक्टर्स को आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में रिस्ट्रक्चर करो। तो उसने क्या रिकमेंड किया कि हमें लोन रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। लोन रिस्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर किसी सेक्टर ने लोन किया गया, सपोज करो उसे कल तक चुकाना है, तो उसका जो लोन रीपेमेंट का जो टाइम है उसे रीशेड्यूल कर दो। तो वही बोला टू रीशेड्यूल देयर लोन पेमेंट। बाकी हम क्या कर सकते हैं, जो लोन रीपेमेंट हॉलीडे है उसे लिमिटेड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो इंटरेस्ट रेट है, जिस इंटरेस्ट रेट पे हमने उन्हें लोन प्रोवाइड कर रखा है, सपोज करो 5% पे कर रखा है, तो उस इंटरेस्ट को हम लोअर कर सकते हैं, 5% से 3% कर सकते हैं। जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इससे हमारे दो काम होंगे कि एक तो हम बैंक्स का जो एनपी है उसे भी बढ़ने से प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या कर सकते हैं, जो सेक्टर जो स्ट्रेस फेस कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उन पर कम होगा। ठीक है, लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन देयर एग्जिस्टिंग लोन्स डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट दे रीच विद देयर बैंक। अब बेनिफिट क्या होगा ऐसे लोन रिस्ट्रक्चर करने से, ऑफकोर्स फर्म्स को सपोर्ट मिलेगा जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से काफ़ी इंपैक्ट हुआ है। दूसरा यही है कि बैंक का जो एनपी है जो बढ़ रहा है, अगर हम उन्हें रीशेड्यूल कर देंगे या फिर जो इंटरेस्ट का रेट है वो लो कर देंगे, उससे क्या है जो बैंक्स का एनपी है वो भी कहीं ना कहीं प्रिवेंट होगा, राइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो गाइस यही था इस न्यूज़ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। नीति आयोग टू लिवरेज मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑफ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तो पता ही होगा, ओपीएचआई और यूएनडीपी मिलकर क्या करते हैं, इसे मतलब कि रिलीज़ करते हैं। तो अभी क्या है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो क्या करेगी, जो 29 जो ग्लोबल इंडेसेस हैं उसे मॉनिटर करेगी कि उनकी क्या परफॉर्मेंस हो रही है थ्रू किसके थ्रू, ग्लोबल इंडेसेस टू रिवाइव ड्राइव रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ एक्सरसाइज। देखो क्या है, अब हमारी कंट्री में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मतलब ग्रोथ पे क्या डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस इंडेसेस के थ्रू मेनली 29 जो इंडेसेस हैं या पैरामीटर्स हैं उन पे उनको मॉनिटर करेगी कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने मतलब कि अच्छा कर सकते हैं अपनी कंट्री को। यही है मेनली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, वो इसका पार्ट है, किसका, ग्लोबल इंडेसेस टू ड्राइव रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ का क्या एक पार्ट है। और नीति आयोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि वो मॉनिटर करेगी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स हैं उन्हें ड्राइव करेगी। ठीक है, इसके अंदर जो नीति आयोग ने अभी एक MTI कोऑर्डिनेटिंग कमेटी को भी क्या किया, सेटअप किया है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्सरसाइज का, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या कर सकें, इंडिया की जो परफॉर्मेंस है डिफरेंट
जो हमारे सोशल और इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उन्हें मेजर कर सकें, मॉनिटर कर सकें। और हम क्या कर सकें, फिर हमें देखेंगे हम खुद इंप्रूव करें, सेल्फ इंप्रूव करें, और हम देखें कि जो भी हम गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आ रखे हैं, जो भी पॉलिसीज़ हम लेके आ रखे हैं, वो कितनी एफिशिएंट है, इफेक्टिवली है, और अगर नहीं है तो हम उसमें रिफॉर्म करें, या फिर जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है उनमें क्या करें, इंप्रूव करें। ठीक है, तो यही है। अब ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, देखो इंटरनेशनल मेजर है। ये मेनली क्या करता है, जो 107 डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें क्या पॉवर्टी है, उन्हें क्या करता है, चेक करता है। ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन कंट्री कितनी पुअर है और कितनी तरह से पुअर है। मतलब एक तो होता है पुअर की पॉवर्टी की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो ये इट आइडेंटिफाइज बोथ हु इज़ पुअर एंड हाउ दे आर पुअर। ठीक है, मतलब किस तरह से पुअर है। ठीक है, देखो मेनली क्या है, देखो 3 पैरामीटर होते हैं अगर ब्रॉड देखें, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। लेकिन अगर ब्रॉड पैरामीटर्स देखें कि उसके अंदर 10 है, जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, न्यूट्रिशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट, तो ये सब है। तो हाउ दे आर पुअर है कि सपोज करो किसी के पास हाउसिंग नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पर ये सब चीज़ें हैं, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ यार ये इन 3 चीज़ों में क्या पुअर है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि वो कितने पुअर है और कहाँ पुअर है वो। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया 10 पैरामीटर्स को मेनली क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, और 3 इक्वली वेटेड डायमेंशन होता है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये यूटिलाइज करता है जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उसको यूटिलाइज करता है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है वो 62 है, और देखा गया है 2005 से लेकर 2015 के बीच में इंडिया ने सबसे ज़्यादा रिड्यूस किया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, तो हमारी 2005 में कितनी होती थी, नियर अबाउट 0.241 होती थी, और अब ये नियर अबाउट 0.124 है। तो नियरली आप देखो कि हमने नियर अबाउट 55% क्या जो हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पॉवर्टी है, हमने उससे क्या किया है, कम किया। ठीक है, तो यही है। चलिए हम बढ़ते हैं अब छोटे छोटे न्यूज़ पे। कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग। तो गाइस ये हमने सेम न्यूज़ हमने पहले भी पढ़ी थी। देखो इसमें क्या एक कमेटी बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने देखो ऑर्डर किया था कि एक कमेटी होनी चाहिए जो भी देखो गवर्नमेंट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट होती है। देखो आप टीवी पे देखते होंगे, ठीक है, अच्छे दिन आएंगे, ठीक है, हर घर पता नहीं इतने ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है, कोई बीजेपी करती है, कभी कांग्रेस करती है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होगी उनका जो कंटेंट रेगुलेट करेगी, तो उसके ऊपर कमेटी बनाने को बोला था किसने, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो CCGR एक सेटअप की गई सेंटर के द्वारा ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसने बोला था जो किस पे काम करेगी, कंटेंट रेगुलेशन पे ऑफ गवर्नमेंट फंडेड एडवर्टाइजमेंट इन ऑल द मीडिया प्लेटफॉर्म। ऑल द मीडिया प्लेटफॉर्म देखो 5 तरह के मीडिया आपको पता है, टीवी, रेडियो, ठीक है, OTT, ठीक है, और ये जो प्रिंट हो गया, ठीक है, न्यूज़पेपर्स वगैरह, इन सब के पे जो भी प्लेटफॉर्म्स पे जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उनको जो कंटेंट है वो रेगुलेट करेगी। देखो इसमें क्या, इसके पास पावर है कि अगर आम जनता उसको लगता है कि हाँ यार इस एडवर्टाइजमेंट में कुछ गलत है, तो वो इस पर कंप्लेन कर सकती है, और इससे क्या जो ये कमेटी है खुद भी एक्शन ले सकती है। सो मोटो क्या होता है, खुद की पावर है कि वो खुद भी एक्शन ले सकती है अगर किसी भी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को क्या किया, वायलेट किया ऑन कंटेंट रेगुलेशन ऑन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग एंड, और कुछ रिकमेंडेशन भी बोल सकते हैं। रिसेंटली इन्होंने स्टेट्स को भी बोला है कि हर एक स्टेट में भी ऐसी कमेटीज होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दे रखी है, और अगर किसी स्टेट ने इसको सेटअप नहीं किया तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर माना जाएगा। ठीक है, तो यही इस न्यूज़ में था। 13th अमेंडमेंट टू श्रीलंकन इंस्टीट्यूशन। देखो ये जो श्रीलंकन इस कॉन्स्टिट्यूशन आया था, कब आया था, इंडिया और श्रीलंका में अकॉर्ड हुआ था जुलाई 1987 में, तभी आउटकम आया था। ठीक है, इसमें अटैम्प्ट यही था कि जो श्रीलंकन के एथनिक कॉन्फ्लिक्ट थे उसे रिजोल्व करने के। तो तब क्या था, जो तमिल और जो श्रीलंकन एथनिसिटी थी तो उनके बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता था, तो उसे रिजोल्व करने के लिए क्या हुआ था, 1 जुलाई 1987 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में अकॉर्ड साइन हुआ था। तो उसमें अभी 13th अमेंडमेंट हुआ है। इसमें क्या किया, कुछ पावर डिवोल्यूशन दिया। पावर डिवोल्यूशन का मतलब क्या, पावर को डिसेंट्रलाइजेशन देना, जैसे आपको अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं या फिर रूरल लोकल बॉडीज़ हैं उनको पावर दिए हुए है। उसी तरह क्या है, ये मैंडेट करता है कि पावर देनी है प्रोविजनल काउंसिल्स को जो आइलैंड के 9 प्रोविंसेस में एस्टेब्लिश है। इसमें क्या होगा, इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, जो पॉलिटिकल पावर्स को डिवोल्यूशन करें टू देन नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस। जो श्रीलंका के जो नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस में जो पड़ते हैं उन्हें क्या करना है, पावर दी है, जिसमें मेनली तमिल डोमिनेटेड एरियाज़ हैं। मतलब कि वहाँ पे मेनली जो एरियाज़ हैं जो श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं वहाँ मेनली क्या तमिल डोमिनेटेड एरियाज़ हैं। ठीक है, तो यही है। इट वॉज एम्ड एट फाइंडिंग अ वे फॉरवर्ड ऑन डिवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर्स टू देन नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस कंप्राइजिंग द तमिल डोमिनेटेड एरियाज। आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ टू लीड ग्लोबल प्रोक्योरमेंट सप्लाई ऑफ
कोविड वैक्सीन। देखो अभी यूनिसेफ कह रही है कि जो कोवैक्स फैसिलिटी के बिहाफ पे क्या करेगी, एफर्ट करेगी कि जो 92 लो और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनके बिहाफ पे क्या करेगी, जो वैक्सीन है वो खरीदेगी, और साथ में क्या करेगी, जो 80 जो हायर इनकम कंट्रीज़ हैं उनके बिहाफ पे भी प्रोक्योरमेंट कोऑर्डिनेटर होगी। देखो कोवैक्स क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, कोवैक्स एक ग्लोबल इनिशिएटिव है। इसका एम यही है कि जब भी कोविड-19 का वैक्सीन आएगा तो उससे क्या करेगी, अवेलेबिलिटी उसकी प्रोवाइड करेगी वर्ल्ड वाइड टू बोथ हायर इनकम एंड द लोअर इनकम कंट्रीज़। ये नहीं कि भी जिनका जो हायर इनकम कंट्रीज़ है वही प्रोलिफरेट कर ले वैक्सीन का, ऐसा नहीं होना देगी। इक्वली क्या सबको वर्ल्ड वाइड क्या अवेलेबिलिटी करवाएगी। तो यूनिसेफ का एम यही है। यूनिसेफ क्या वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिंगल वैक्सीन बायर है। ये देखा गया है एनुअली क्या है, ये 2 बिलियन डोसेज ऑफ वेरियस वैक्सीन को खरीदती है और रूटीन क्या है इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करती है डिफरेंट कंट्रीज़ में। साथ में क्या करती है, जब भी कोई भी आउटब्रेक आता है किसी भी पेंडेमिक का, ठीक है, उसे क्या करती है, उस वक्त क्या है ये वैक्सीन को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यही है। सिलिकोसिस ये तो आपको पता ही होगा। सिलिकोसिस मेनली एक लंग डिसऑर्डर है। ये मेनली जो सिलिका डस्ट की वजह से क्या उससे इनहेल करने की वजह से होती है। ये मेनली उन वर्कर्स को होती है जो सैंड फैक्ट्रीज में काम करते हैं या फिर रॉक और मिनरल और की जो फैक्ट्री में काम करते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली सिलिका डस्ट से एक्सपोज करते हो तो इस वजह से क्या होता है, सिलिका की जो कंसनट्रेशन है आपकी लंग्स में बढ़ने लगती है। ठीक है, इस वजह से क्या है वो फैटल भी हो सकती है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अभी क्या किया, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया कि आपने कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया। जो सिलिकोसिस अफेक्टेड पीपल हैं मीना खान में, वहाँ पे आपने ना ही कोई कंपनसेशन दिया, क्यों नहीं दिया, तो उससे क्या किया, क्वेश्चन किया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेज नो टू अनहेल्दी फूड इन स्कूल। जो कही दी तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी न्यू। अभी क्या अब SSA ने एक न्यू रेगुलेशन नोटिफाई कर दिया। उसने बोला है कि हमें क्या करना है, जो स्कूल चिल्ड्रन मतलब मेनली जो कैंटीन्स है वहाँ पे सिर्फ और सेफ और बैलेंस डाइट फूड ही क्या करना है, अवेलेबल होना है। जो पैकेज फूड कंपनीज हैं उन्हें भी बोल देगी आप ना ही ऐसे कोई प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करोगे, ना ही बेचोगे जहाँ जिस प्रोडक्ट में सैचुरेटेड फैट प्रेजेंट है, एडिड शुगर है, ज़्यादा सोडियम है, ये ट्रांस फैट है। ना ही स्कूल कैंपस के अंदर मतलब कि किसी कैंटीन में नहीं बिकेगा, या फिर स्कूल के आसपास जो 50 मीटर के डायमीटर 50 मीटर के रेडियस में क्या ये सब चीज़ें नहीं बिकेंगी। कंपनीज को ये भी बोलते हैं कि आप ऐसे अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर सकते बाय ऑफरिंग फ्री सैंपल ऑफर करके, टॉयज ऑफर करके, ट्रेडिंग कार्ड ऑफर करके, क्लब मेंबरशिप ये सब ऑफर करके क्या कर सकते हो, नहीं प्रमोट कर सकते। ठीक है, तो यही FSSAI ने अभी नोटिफाई किया। कुत्ती गोल्ड माइंस कर्नाटका, देखो गाइस ये गोल्ड माइन है, ये कर्नाटका के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है। कुट्टी गोल्ड माइंस कंपनी लिमिटेड कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा ओन की गई है। इट इज़ द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ प्राइमरी गोल्ड इन द कंट्री। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए। जो इंडिया में और जो गोल्ड माइंस हैं वो कौन कौन सी है, देखो कर्नाटका में मेनली कोलर हुत्ती और उती, उसके अलावा झारखंड में हीरा बुदुनी माइंस है, और एक आंध्र प्रदेश में रामगिरी गोल्ड फील्ड। फर्स्ट टाइम ये कमीशन हुई थी 1902 में। ये वन ऑफ द एशियंट माइंस है वर्ल्ड में। कहा जाता है रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कि माइनिंग एक्टिविटी इस गोल्ड माइन में नियर अबाउट 1900 ईयर्स एगो से हो रही है। ठीक है, इंडिया मर्चेंट्स चैम्बर, तो 114 फाउंडेशन डे सेरेमनी बनाई गई है किसकी, IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। तो कोई ओल्डेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है हमारी कंट्री का, जहाँ जिसके महात्मा गांधी जी भी मेंबर रह चुके हैं। ये 1907 में सेटअप हुई थी, स्वदेशी मूवमेंट जब चला था उसी वक्त क्या इसे सेटअप किया गया था टू रिप्रेजेंट इंडिया बिजनेस, और इसका जो हेडक्वार्टर वो है मुंबई में। तो गाइस 8 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन मैंने कंप्लीट कर दी है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।